बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दरूद सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो ये उसके बिल्कुल रिवर्स है कि अगर आप किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आपको जो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है, जो इवॉल्व होती है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व व्हेन an electron is added to the valence shell of the isolated gaseous atom। अब यहाँ पर एक बात है कि इट्स फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन। यूनी नेगेटिव आयन का मतलब ये होता है कि जिस पर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, क्लोरीन है, तो मैं क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Cl क्लोराइड नेगेटिव आयन। इट्स मीन यहाँ पर जो एनर्जी हमें मिलेगी डैट इज़ द -349 kg/mole। अब दिस एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एटम के लिए डिफरेंट होती है। क्लोरीन की और होगी, फ्लोरीन की और होगी, ऑक्सीजन की और होगी, नाइट्रोजन की और होगी। अब नेक्स्ट है कि ये नेगेटिव साइन क्यों आता है। तो डेफिनेटली डे स्टूडेंट्स की जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो साइन नेगेटिव लगाया जाता है, जब एनर्जी इवॉल्व होती है तो साइन नेगेटिव लगाया जाता है, जब एनर्जी निकलती है तो साइन नेगेटिव लगाया जाता है। लेकिन जब एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होती है तो साइन नेगेटिव नहीं होता बल्कि पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में जो साइन है वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द मेजर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये बात आपने बहुत ज़हन नशीन करनी है कि अगर एटम की ये एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। हम चेक करते हैं कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कितनी सलाहियत है, कितनी एबिलिटी है, कितनी उसकी कैपेबिलिटी है। अगर तो उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी, और अगर कम उसकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी होगी तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, कम एनर्जी वहाँ से इवॉल्व होगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि एनर्जी आखिर क्यों निकलती है। एक सवाल है कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी क्यों निकल रही है। तो डेफिनेटली जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। मसलन अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मैं अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऐड करता हूँ तो इट्स मीन कि ये क्लोराइड नेगेटिव आयन में चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर वैलेंस शेल में 7 थे, अब 8 हो चुके हैं। मीन ये स्टेबल हो चुका है, इसने नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली है। और मैंने बताया था कि जब एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इट्स मीन कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये किसी भी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और यही वजह है कि वहाँ से एनर्जी निकलती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो इसको अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज़ एटॉमिक रेडियस। अब ज़रा बात आप समझेंगे, एटॉमिक रेडियस और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। अब आपने ये सोचना है कि ये बात कैसे है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि जब एटॉमिक रेडियस कम होगा इट्स मीन न्यूक्लियस की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है और न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है। जब एक्सेप्ट कर सकता है तो वहाँ से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। डेफिनेटली इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो चार्ज है
वो जितना ज़्यादा होगा इट्स मीन न्यूक्लियस की एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और वहाँ से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। एंड द थर्ड फैक्टर इज शील्डिंग इफेक्ट, इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी बाज़ औक़ात आ जाते हैं, तो इनको आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और कॉन्सेप्ट के हवाले से भी। एंड आवर नेक्स्ट इज़ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक ट्रेंड क्या है इसका। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप पढ़ते आ रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर दो तरह की लाइंस मौजूद होती हैं। एक लाइंस जो ऊपर से नीचे होती हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और वो लाइन जो लेफ़्ट से राइट हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। अब हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड और ग्रुप्स के अंदर कैसे चेंज होती है। तो पहली बात कि अलोंग द पीरियड या क्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। इसका मतलब है जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो मीन के जैसे अगर मैं इस तीसरे ग्रुप के पीरियड की बात कर लूँ तो नाइट्रोजन की कम, फिर मैग्नीशियम की ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम की उससे ज़्यादा, इस तरीके से चलते चलते इनकी एनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ रही है जी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसकी आखिर रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्यों बढ़ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एक ही बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जहाँ पर बढ़ेगी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जहाँ पर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी वहाँ पर क्या आएगी, कम आएगी। तो रीज़न्स वही हैं जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप जब लेफ़्ट से राइट जा रहे होते हैं तो साइज़ कम होता है। जब साइज़ कम होता है तो मतलब कि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब न्यूक्लियस, चूँकि न्यूक्लियस ने आने वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है, इट्स मीन कि न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से होल्ड करेगा, उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी। और मैंने बताया कि अगर एबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। और दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज, डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो ईजिली एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा उसकी एबिलिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। और शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ने साइज़ को बढ़ाना था, शील्डिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इन सारे फैक्टर का मतलब क्या है? इन सारे फैक्टर का एक ही मतलब है कि न्यूक्लियस की जो पुल है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर पड़ रही है। न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है, अट्रैक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट करेगा। और अगर ईजिली एक्सेप्ट करेगा इट्स मीन कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अक्रॉस द ग्रुप क्या बात है। ग्रुप के अंदर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, मीन कम होती है। यानी कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती जाती है। अब रीज़न आप पढ़ेंगे, रीज़न डियर स्टूडेंट्स सेम रीज़न है, वही बात है कि एक ही बात कि अगर आपको अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस का पता चल गया तो आज का मतलब है आपको इसके ट्रेंड का पता चल गया। आप देखें जब ऊपर से नीचे आते हैं साइज़ बढ़ता है, डिटेल से हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगी। इसका मतलब है न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इजीली, तो मीन कम एनर्जी निकलेगी, वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, डेफिनेटली नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, अपने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड नहीं कर पाएगा। और शील्डिंग इफेक्ट भी आप जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम होती है तो उसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो जब होल्ड ही नहीं कर पा रहा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जब अफेक्ट ही नहीं करेगा तो उसका मतलब है कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन वहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत कम निकलेगी। मीन उसकी जो एबिलिटी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन वो कम है। और मैंने बताया कि जब एबिलिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या है, कम है। अब इन सारे फैक्टर का मतलब वही है कि न्यूक्लियस की पुल या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो रही है, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो रही है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एंड द नेक्स्ट इज़ कुछ एक्सेप्शन है। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ आपको 100% एक्यूरेट नहीं मिलेगी। मीन इसका जो ट्रेंड है ये 100% नहीं है कि लेफ़्ट से राइट बढ़ रही है और ऊपर से नीचे कम हो रही। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन की मैं बात करूँगा कि फ्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस दैन द क्लोरीन।
ये यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि ये, हालांकि मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो फ्लोरीन आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है और एंड पर एस्टेटीन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर आप गौर से देखें तो हमने अभी पढ़ा है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो ऊपर से नीचे आते हुए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो कम होती है। इसका मतलब है इसकी ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली है क्या, वो कहता है कि फ्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन। हालांकि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, एक अब नॉर्मलिटी है जो ट्रेंड के अंदर आ रही है। अब इसकी रीज़न आपने देखनी है कि वजह क्या है। इसकी वजह वो ये बताता है कि एक्चुअली फ्लोरीन हैज़ वेरी स्मॉल साइज़। फ्लोरीन का जो साइज़ होता है ये बहुत छोटा होता है। आप जानते हैं कि सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो छोटा सा इसका साइज़ होता है। एंड द 7 इलेक्ट्रॉन, और अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे तो 2s और 2p के अंदर, 2 के अंदर 2 होते हैं और s के अंदर, p के अंदर सॉरी 5 होते हैं। तो इसके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये बहुत थिक सा बन जाता है। मीन छोटे से शेल है और 7 इलेक्ट्रॉन उसको एक थिक सा क्लाउड बन जाता है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन इसके करीब आने की कोशिश करता है तो ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको वापस रिपेल कर देता है। अब रिपेल करता है, इसका मतलब है इसकी जो एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन है वो कम है। और मैंने बताया कि जब एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कम होगी तो इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि वहाँ पे कम एनर्जी रिलीज़ होगी, और अगर एनर्जी कम रिलीज़ होगी तो मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हेयर कि वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ chlorine is greater or fluorine is smaller. And the next is also exception। वो कौन सी है कि जो हमारे पास ग्रुप 2 है और ग्रुप 5A और ग्रुप 8A जो है ये अब नॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं हर पीरियड के अंदर। अब इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। कैसे कि आपके पास जो ग्रुप 2 है, मैं अगर यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहूँ तो ये 2A 5A और 8A। इसको ज़रा पहले पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद हैं, 2 5 और 8। जी दिस इज़ द नेक्स्ट इज़, जी ये पीरियोडिक टेबल है। 2A ये वाला हमारे पास ग्रुप है, 5A हमारे पास ये नाइट्रोजन वाला है, और जो 8A है डैट इज़ द नोबल गैसेस। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि इनका अब नॉर्मल ट्रेंड है। रीज़न क्या है, रीज़न आपने देखनी है। अच्छा पहले ये समझ लें कि अब नॉर्मल ट्रेंड कैसे है। अब जो सेकेंड ए है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए सी अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, और जो फर्स्ट ए है इसकी कम होनी चाहिए थी, लेस होनी चाहिए थी। बट एक्चुअली फर्स्ट ए की लेस नहीं है, सेकेंड ए की लेस है। दिस इज एक्सेप्शनल केस, ज़रा गौर करेंगे। सेकेंड ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं आपने ये देखना है। दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आ रहा है। अब दूसरी बात आपने ये देखनी है कि इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न आपके पास सिंपल है कि अगर मैं बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 1s2 एंड द 2s2। इसका जो वैलेंस शेल है इसके अंदर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स की सूरत में। मीन इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी, वो बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन स्टेबल और पेयर्ड फॉर्म में है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस नाइट्रोजन वाले ग्रुप की। अब इस पांचवें का कंपैरिजन हम चौथे ग्रुप के साथ करेंगे, डैट इज़ द कार्बन सल्फर, ये जो सारा ग्रुप है। अब जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, मैं आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बताता हूँ। जी नेक्स्ट इज़ द, जी देखिए जी मैं नाइट्रोजन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन को अगर मैं लिखूँगा तो उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, डेट इज़ द 1s2 2s2 और 2p3 होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो आपके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है
वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब मैं अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करूँगा तो इसका जो हाफ फील्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, वो 2p4 बन जाएगा, वो हाफ नहीं होगा, वो पार्शली होगा। इट्स मीन के आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नाइट्रोजन की कम है, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहती, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। तो यही वजह है कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कार्बन वाले से कम होती है, हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन क्या होती है, कम होती है। और नेक्स्ट आखिरी केस आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 8वें ग्रुप की बात करूँ तो 8वां ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ये सबसे कम होती है। रीज़न क्या है कि अगर मैं हीलियम का एटॉमिक नंबर देखूँ तो दिस इज़ 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आने चाहिए थे, 2 ही इसके अंदर हैं, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। और अगर आप नियॉन की बात करेंगे तो नियॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। मीन कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोई वैकेंसी ही नहीं है, इनकी एबिलिटी ही नहीं है। इट्स मीन जब एबिलिटी नहीं है तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज़ पॉजिटिव वाइल द फर्स्ट इज़ नेगेटिव। इसको आप गौर से लिखेंगे। जब ऑक्सीजन में मैंने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो गया ओ नेगेटिव में, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है जो रिलीज़ हुई डैट इज़ -141 kg/mol। अब मैं अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करता हूँ, ऐड करता हूँ, यानी कि ओ नेगेटिव के अंदर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऐड कर रहा हूँ तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू O2 नेगेटिव के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में मिल रही है। अब रीज़न आपने देखनी है कि रीज़न क्या है, वजह क्या है आखिर। तो रीज़न इसकी पढ़ते हैं। व्हेन द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द यूनिनेगेटिव आयन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो पहला इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर से ऐड कर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन और जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान रिपल्शन हो जाती है, वो पहले वाला इलेक्ट्रॉन उसको अपने पास नहीं आने देता। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें ज़बरदस्ती वहाँ पर एनर्जी अब्सॉर्ब करवानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम एनर्जी देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। बट हमें एनर्जी क्या करनी पड़ी है, प्रोवाइड करनी पड़ी है, या हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी, डेट्स वाई उसका जो साइन है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सवाल यूँ भी आ सकता है कि द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is the exothermic process and the second value of electron affinity is the endothermic process। या यूँ भी कहा जा सकता है कि जब आप यूनी नेगेटिव आयन बनाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जब आप डाई नेगेटिव आयन बनाते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रीज़न क्या है, रीज़न आपने वही बतानी है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन पहले वाला और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, डेट्स वाई उसका साइन क्या हो जाता है जी, पॉजिटिव हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।